नमस्कार, जय हिंद। वादे के अनुसार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक अच्छा नोट्स हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छे नोट्स की क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हो सकती हैं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और नीचे टाइम स्टैम्प भी देख लिए गए हैं। यहाँ पर नीचे में कहीं आपको चैप्टर का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा यूट्यूब पे, तो आप उसमें अगर क्लिक करते हैं तो सारे टॉपिक जो इसमें कवर हुए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक टाइम के हिसाब से आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अच्छे नोट्स की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन आप कर देता हूँ। पहली चीज़ है परीक्षा के लिए। शुरुआती तौर पर जब भी हम किसी चीज़ को नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं, नोट्स क्या होता है? हमारे ज्ञान का संग्रह होता है, हमारी भाषा होती है असल में। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो बुक में लिखा होता है जिसका तस उतार देते हैं। तो ये ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है, यदि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स थोड़ा अलग बनता है। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स अलग बनता है, क्योंकि सीजीपीएससी में मेंस का एग्जाम होता है तो हमको लिखना पड़ता है। इसलिए परीक्षा कौन सी हम दे रहे हैं इसके हिसाब से हम लोग नोट्स बनाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से नोट्स बनाते हैं। जैसे आप जियोग्राफी पढ़ेंगे यानी भूगोल वगैरह पढ़ जाते हैं तो वहाँ पर नोट्स हमको अलग बनाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि जल्दी पढ़ाई करते समय जो मोटी पुस्तकें होती हैं उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। किस प्रकार से मिलता है भैया? कि जैसे कि आप मान के चलिए हम लोग एग्जाम के समय में जस्ट एक दिन बचा हुआ है, कल आपको जाके एग्जाम देना है। और मेंस का पेपर भी जो सीजीपीएससी का होता है ना, बहुत हड़बड़ी में होता है। एक दिन में दो पेपर हो जाते हैं और दो पेपर में न जाने कितने सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग पेपर के हिसाब से। जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगा कि भैया हमारे पास रिवीजन करने के लिए समय नहीं है। तो हमको कोई ऐसी नोट्स चाहिए होता है कि जो तुरंत देखें और तुरंत ही हमको समझ आ जाए। बहुत मोटा पुस्तक का नहीं होना चाहिए कि हम पुस्तक खोल के बैठे हैं हाईलाइटर मार के रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ हाईलाइटर पकड़ लेते हैं, ये हाईलाइटर चालू करते हैं, हाईलाइटर मारना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा बुक को हरा कर देते हैं। तो ये भी काम नहीं करना है। तीसरा काम है लेखन क्षमता का विकास। राइटिंग स्किल्स जो होती है हमारी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो एकदम अचानक से बढ़ती नहीं है। तो अगर हम लोग रेगुलर नोट्स बनाते हैं, जैसे कि सीजीपीएससी की ही बार बार मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेंस का एग्जाम में लेखन क्षमता बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, शुरुआती दिनों में ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि आपको शुरू में किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो कल ही आ जाएगा कि आंसर राइटिंग किस टाइप से करनी चाहिए और कब से उसका प्रिपरेशन चालू करना चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज़ चौथी और आखिरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको मोटिवेशन आता है। क्या होता है ना कि जब आप काफ़ी दिन पढ़ते हैं और जो नोट्स आपके हाथ में एक तैयार हो जाता है, एक मोटा सा बंडल तैयार हो जाता है ना, तो उसको देखकर ये अच्छी फीलिंग आने लगती है कि हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है। और वो अपने आप आपको धीरे धीरे मोटिवेट करता है और पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। क्या होता है, जब अच्छी हैंड राइटिंग होती है, नोट्स बड़ा अच्छा लगता रहता है देख के, तो बच्चे अक्सर उसको पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी अगली पॉइंट की। अगली पॉइंट ये है कि एक अच्छे नोट्स में क्या क्या गुण शामिल होने चाहिए। जैसे कि हम लोग लड़की देखने जाते हैं या फिर लड़कों को, आजकल उल्टा सीजन आ गया है, लड़कियां लड़कों को देखने जाती है, ठीक है। तो उस हालात में कुछ गुण देखते हैं, तो अच्छे नोट्स की भी कुछ गुण होने चाहिए। पहला चीज जो आप देख पा रहे हैं कि डायग्राम और चित्र कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक डायग्राम अच्छा होना चाहिए, उसमें चित्र होना चाहिए। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से मैंने बोल दिया। देखो क्या होता है, कभी कभी आप जब नोट्स देखते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि घोड़ा पानी पी रहा है, तो यहाँ एक बड़ा सा शब्द आ गया, उसको समझने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पे एक चित्र होता है जिसमें घोड़ा होता है जो नदी के किनारे पानी पीता हुआ दिख रहा है, तो तुरंत आपके मन में वो सारी चित्र बन जाती है। इसलिए हम लोग कभी भी पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो हम लोग चित्रों को देखकर जल्दी समझ जाते हैं। इसीलिए नोट्स में आप लोग थोड़ा कलात्मक रूप दिखाइए, थोड़ा चित्र वित्र बना लीजिए और उसको बनाइए। दूसरा चीज़ है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम लोग आगे समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के नोट्स भी इसमें डाल रखे हैं। सरल शब्दों में लिखा हो, कहने का मतलब कि हम लोग बुक से छाप दिए हैं, तो फिर बुक में और आपके नोट्स में क्या फ़र्क है? तो क्या ही फ़र्क है, फिर क्यों लिख रहे हो? फोटोकॉपी मशीन थोड़ी हो भाई, तो वो करना नहीं है। तो ऐसा शब्द हमको उपयोग करना है जो हमको आराम से समझ आ जाए, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपको लिखना है। लिख के हमको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, हमको परीक्षा निकालनी है और परीक्षा निकालने के लिए हमारा समझ आना जरूरी है। तो लास्ट मोमेंट में कोई पॉइंट होते हैं नोट्स में जो हमको देख के तुरंत समझ आ जाए, ऐसे शब्द को लिखना है। आखिरी बात जो इसमें लिखा हुआ है पठनीय है। पठनीय कहने का मतलब, कुछ लोग तो ऐसा नोट्स लिखते हैं कि चीटी को इंक में डुबोकर जस्ट छोड़ दिया गया है। तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बनाने में साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप A4 साइज की पेपर का इस्तेमाल करें। वो काफ़ी सस्ता पड़ता है आपके नॉर्मल कॉपी से, और उसको जमा कर रखना भी बहुत आसान होता है। दिखने में रोचक हो, अगला पॉइंट। रोचक कहने का मतलब देखने में अच्छा इस प्रकार से हो कि उसको देखते ही पढ़ने की इच्छा आपकी जागृत हो जाए। कई लोग क्या होते हैं कि नोट्स ऐसे बना लेते हैं कि उसको देख के उनको बाद में पढ़ने का ही मन नहीं करता, एकदम कचड़ा ही कर देते हैं, उसमें सारी चीज़ें गोद डालते हैं। तो नोट्स बनाने का एक अच्छा तरीका आपको आगे मैं बताने वाला हूँ इसी स्लाइड में, लेकिन फिलहाल की स्थिति में यह समझनी कि पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। अगला जो आप यहाँ पर पॉइंट देख पा रहे हैं कि गागर में सागर बना होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा चीज़ें लिख दें,
एक दो लाइन ऐसा हम पॉइंट वाइज अगर नोट्स बनाते हैं हिस्ट्री वगैरह में, खासकर जब भी मैं नोट्स बनवाता हूँ बच्चों से, तो बोलता हूँ कि आप पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि बाद में आपको एक पॉइंट देखकर समझ आ जाना है कि बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, बाबर कब भारत में आया, कितने साल रहा। इसलिए मैं ज़्यादा उसमें फोर्स नहीं करता कि आप लंबी लंबी चीज़ें लिखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अलग अलग रंगों के पेन का आप उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग रंग के पेन का आप उपयोग करते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। प्लस जब आप पढ़ने जाते हैं तो अगर कोई चीज़ लाल पेन से लिखी हुई है तो दिमाग अलग उसके लिए रिएक्ट करता है, हमारा दिमाग साइंटिफिकली उसमें ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। जो चीज़ लाल रंग में, जैसे ये लाल ऊपर दिख रहा है ना, तो आपको ये एकदम खुल के लग रहा होगा कि हाँ हाँ नोट्स में क्या शामिल करना चाहिए, और बाकी चीज़ जो नीचे लिखी हुई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। इसीलिए जब भी हम लोग कुछ ऐसा चीज़ लिखते हैं जिसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसको हम लोग या तो लाल पेन से लिख दें या उसमें अंडरलाइन कर दें, तो बहुत अच्छा होता है। समय समय पर अद्यतन, अद्यतन का सिंपल मतलब है अपडेट। समय समय पर अपडेट करने लायक नोट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के चलिए आप नोट्स बना रहे हैं, आपने इतिहास का नोट्स बनाया और नोट्स बनाने के बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं और कभी टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी होती है, आपको पता होगा। टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कुछ प्रश्न आपसे बन जाते हैं, कुछ प्रश्न नहीं बनते। अब जो प्रश्न नहीं बनते उसका पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो आपके नोट्स में नहीं है, तो उसको हम लोग अपडेट कहाँ पे करें? तो हम लोग फिर से एक नया नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए नोट्स की एक खासियत होनी चाहिए कि जगह जगह पे आपको कुछ स्थान छोड़ दीजिए, ताकि क्या होगा, अगर फ्यूचर में उसमें कुछ अपडेट करना है, भविष्य में कुछ उसमें अद्यतन करना है, तो आप आराम से कर सकें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, कमजोर हिस्सों को हाईलाइट करना। अक्सर हम लोग हाईलाइटर लेकर बैठ जाते हैं और सब चीज़ हाईलाइट करने लग जाते हैं, तो हमको असल में सब चीज़ हाईलाइट नहीं करनी होती। हम लोग एक बार कोई चीज़ अच्छे से पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लिया, पूरा इतिहास पढ़ लिया मेरे मामले में, और आप इतिहास पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप लोग उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ भूल रहे हैं। जो चीज़ आप भूल रहे हैं या जो चीज़ में गलती कर रहे हैं, बस उसी को हाईलाइट करिए, क्योंकि वहीं पे आप कमजोर हैं, बाकी जगह तो आप अच्छे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नोट्स के प्रकार। तो मैंने आपको यहाँ पर इस वाले स्लाइड में जो फ्लो चार्ट का मतलब बताया, सॉरी इधर जो है फ्लो चार्ट का जो आपको मतलब बताया वो यही है। फ्लो चार्ट इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। बेसिकली आप लोग यहाँ देख सकते हो जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का क्या मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी बात कहाँ से कहाँ जा रही है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग क्या है, नोट्स के प्रकार, लेकिन नोट्स के प्रकार में यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे नोट्स का प्रकार मैंने आपको लिख दिया और ये 4 डायरेक्शन में चीज़ ले गई, तो एक प्रकार से आपको तुरंत देख के ही समझ आ गया होगा कि नोट्स के प्रकार में भैया इतने इतने प्रकार होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ क्या होता है, जब आप लोग नोट्स बनाते हैं तो एक चीज़ मैंने बोला ना कि देखते ही समझ आ जाए, समय बचत करें, ये यही तरीका है। यदि आप ऐसे तरीकों का उपयोग करेंगे तो बहुत आसान से, बहुत आराम से आप नोट्स को एक बार देखेंगे, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो सामान्यतः हम लोग लिखने में ज़्यादा जोर देते हैं और ऐसा कलात्मक चीज़ें नहीं करते। लाइन वाली जो किताबें आप पुस्तकें उपयोग करते हो, या फिर आप नोटबुक उपयोग करते हो, या आप कॉपी उपयोग करते हो, तीनों चीज़ें एक ही घूम फिर के, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपको बाद में आप जब देखने के लिए जाते हैं तो फिर ऐसा चित्र वित्र भी बनाएंगे तो फिर उतना अच्छे से दिखता नहीं है उसमें। इसलिए मेरा मानना है कि A4 साइज़ का आप जो पेपर यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो फोटोकॉपी का पेपर होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नोट्स बनाने के लिए, आप उसका उपयोग ज़रूर करें। तो बेसिकली हम लोग के पास 4 प्रकार के नोट्स होते हैं, जिसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स का जो मतलब है वो आगे मैं बताने वाला हूँ, पहले आप समझ लीजिए। ऐसे नोट जो हम लोग तुरंत देख के समझ जाए उसको शॉर्ट नोट बोलते हैं। लॉन्ग नोट्स होते हैं जो हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ें बनाते हैं। एक्सप्लेन करने का मतलब उसमें ज़्यादा विवरण होता है और बहुत वाक्यों में लिखा होता है। ये खासकर हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं आपके मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह, तब मैं इसको लिखने की सलाह देता हूँ, वरना आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महत्वपूर्ण है और एक शब्दकोश है। महत्वपूर्ण चीज़ों में ऐसी चीज़ें जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद नहीं हो पाता, और ये परीक्षा में आते हैं, आना इनका कंफर्मेशन होता है। तो ऐसे चीज़ों मेंस में खासकर ये होता है कि ऐसी चीज़ आने वाली होती है और हमको पता है हम वो बार बार भूल जा रहे हैं, तो उसको अलग से कॉपी में लिख के, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, 8 महीने 6 महीने का समय से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग लिख के बार बार याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए उपयोग करेंगे। उसको महत्वपूर्ण नोट्स बोलते हैं। ये अलग से हम बना के रखते हैं, शॉर्ट नोट्स जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है। शॉर्ट नोट्स में सारी बातें लिखी होंगी, इसमें कुछ कुछ बातें लिखी होंगी। एक होता है शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होती है आपकी पर्सनली। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं या फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपके सिलेबस में जिसका मतलब हमको देखने से समझ नहीं आता, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, उसका मतलब एकदम सुनते ही समझ नहीं आ रहा है, कुछ जनरल वनरल क्या पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग ऐसी शब्दों को अलग से एक कॉपी में लिखने लगते हैं कि भैया इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। शब्दार्थ आप जैसे डिक्शनरी बोल सकते हैं अपने लिए, वैसा। इसके बाद है नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।
तो मैंने आपको जैसे बताया कि बार बार आप उसे अपडेट कर सकें, इसलिए उसको एक खास फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, खास तरीके से बनाना पड़ता है। अब उसको बनाने के लिए जैसे ये आप देख सकते हैं A4 साइज का पेपर का नकल मैंने करने का प्रयास किया है यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ब्लैक रंग इसलिए ताकि दिखे। तो हम लोग कागज में एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको ऊपर से नीचे तक, ऐसी लाइन हम लोग खींच देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि लिखने वाला पोर्शन हमारा यहाँ रहता है, जितना हम लोग लिखना है यहाँ लिखेंगे, और ये वाला जो खाली साइड है ना यहाँ पर अपडेट करने के लिए, क्योंकि अपडेट करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है और ये देखने में बड़ा अच्छा दिखता है। और साथ ही साथ आप लोग जैसे मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो बार बार बोलता हूँ इतिहास में, क्योंकि हम लोग जब प्राचीन भारत इतिहास पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मध्यकालीन में भी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन जैसे ही आप आधुनिक भारत में आते हैं नोट्स का हर पार्ट किसी ना किसी पार्ट से लिंक करने लगता है, कोई ना कोई घटना दूसरी घटना से जुड़ने लगती है, तो अक्सर उन चीज़ों को भी यहाँ लिखने के काम आता है अधिकतर तक। तो ये अक्सर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों के नोट्स देखते हैं, या फिर आप सीजीपीएससी में जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनके आप नोट्स चेक करते हो, तो ऐसा ही कुछ वो मिलता है जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर्मेट सबका ये नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छा फॉर्मेट यही है। इसके बाद आप लोग देखें कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें आप बनाते समय ध्यान रखें। सबसे पहला चीज, शॉर्ट नोट्स यानी शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा ही होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बड़ा बना दिए, बनाना ही है तो लिख दिए बस, बहुत सारा लिखना है। वो कोई असाइनमेंट नहीं है आपके 12th क्लास का जो आप लिख देंगे वो पास हो जाएंगे, है ना। काका जी वाला काम थोड़ी हर जगह चलता है। सीजीपीएससी में काका के भरोसे थोड़ी बैठ सकते हो आप, नहीं बैठ सकते। तो फिर दूसरा चीज है मैप का उपयोग। जब आप कोई भी हिस्ट्री की बात करें या जियोग्राफी की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट दूसरा पढ़ें, तो आप उसमें मैप जरूर बनाएं। मैप का उपयोग कैसे करना है, कभी भी आपको उपयोग करते समय, पढ़ते समय एक स्टेंसिल आती है, 2 रुपए 5 रुपए की आती है, बहुत सस्ती आती है। कागज का एक पुट्ठा होता है, उसमें भारत का नक्शा बना होता है, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना होता है। दोनों आप ले लीजिए, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को चीजें काम आने लगेंगी। उसमें क्या करना है, आपको भारत का नक्शा बना लेना है। जहां जहां पे भी किसी स्थान का जिक्र आए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ जगह है, झांसी हो गई, अब झांसी का जिक्र आया तो झांसी एग्जैक्ट मैप में कहाँ है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो तरीका हो जाता है आपने मैप से चीजें याद कर ली। दूसरी चीजें क्या होती है कि मैप जैसे ही आप देखते हो नोट्स में अपने, तो आपको चीजें समझ आती है कि कहाँ से क्या है और कहाँ पे क्या हुआ है। जैसे कि 3 जगह पे प्रेसिडेंसी बनाई गई थी अंग्रेज के शासनकाल में, मतलब उन्होंने मेन अपना दफ्तर बनाया हुआ था, ये समझ सकते हो। भारत में 3 जगह थी, एक मुंबई में और एक आपका इधर मद्रास साइड में और एक आपका बंगाल में। 3 जगह बनाया गया था। अब ये 3 जगह जब बनाया गया था तो आप मैप में उसको बढ़िया जमा के लिख देते हो ना, तो बड़े सुंदर दिखता है। दूसरा ये चीज बता चुका हूँ, A4 साइज का पेपर उपयोग में लाना है तो ज्यादा अच्छा लगेगा और अच्छा भी दिखता है। इसमें एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है जो आपको शायद अब यहाँ पर दिखेगा, तीर और अलग अलग चिन्हों का प्रयोग। तीर और चिन्हों का प्रयोग क्यों करना है, मान के चलिए मैं कुछ चीज यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तीर ऐसा लेके चला देता हूँ, तो आपको समझ हो जाएगा कि मान के चलिए यहाँ मैंने लिख दिया बाबर, बाबर के बाद तीर डाल दिया, यहाँ लिख दिया हुमायूं, तो आपको समझ आ जाएगा कि बाबर के बाद हुमायूं आ रहा है। सिंपल सा बात है। तो वो देखते ही समझ आ गया। उसको आप लंबा लिखोगे, बाबर का बेटा हुमायूं, तो लंबा हो जाता है। इसके बाद जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं हिस्ट्री जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें कुछ चीजें ऐसी जरूरत पड़ती हैं, उसके हिसाब से देखिए। प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, हम लोग को जैसे प्राचीन इतिहास से चीजें मिली हैं, कई तरह की होती हैं, तो इतिहास को हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका प्राक-ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। तीनों में क्या अंतर है बेसिक, अगर आप उसको लिखने के लिए बैठते हो तो बहुत बड़ा वो बन जाता है, 1 पेज का पूरा आंसर शीट बनाओगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से जगह में देख ले सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 3 चीजों में बांट दिए। पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से निकलते हैं, दूसरा साहित्यिक स्रोत यानी लिखे हुए स्रोत, और तीसरा यात्रा वृत्तांत। तो हम लोग यहाँ से देखते ही समझ जा रहे हैं कि प्राग के ऊपर क्या लिखा है, राइट के चिन्ह लिखा है, मतलब प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत तो मिलेंगे लेकिन साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बस ये लिखा है ना, राइट का निशान, यानी कि पढ़ने योग्य नहीं होता, आदि ऐतिहासिक काल में होता है। तो इस चीज को देख के हम लोग तुरंत ही समझ जाते हैं यार, बहुत आराम से समझ जाते हैं। इसलिए नोट्स में ये चीज का उपयोग करेंगे, चिन्हों का। उसके बाद ये भी एक नोट्स है, लक्ष्मी साहू का नोट्स है, स्टूडेंट है मेरी, तो उन्होंने बना के भेजा। ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या उन्होंने, मैंने होमवर्क देता हूँ अक्सर मैं अपनी क्लास के बच्चों को कि आप लोग एक काम करिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए हर लेक्चर के बाद। तो उन्होंने ये नोट्स बनाने के लिए मैंने बोला था कि आप जितने भारत के वायसराय हैं, क्या होता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके जस्ट बाद जो हमारे देश में एक पद था गवर्नर जनरल का, उसको हटा दिया गया क्रांति के बाद, क्योंकि उनसे संभला नहीं है, इसलिए उसके बाद पद लाया गया, उसी का नाम बदल दिया गया था असल में, वायसराय। तो उस पद के बारे में, तो कितने वायसराय हमारे देश में रहे हैं, मतलब उस समय बहुत बड़ा पद था अंग्रेजों के टाइम में। तो ये पूरा इन्होंने लाइन से बनाया है। तो ये तीर का निशान बीच में उपयोग किया है और जो सन लिखा हुआ है वो देखने में बहुत आकर्षक लगता है और आपको देखते समय, पढ़ते समय समझ आ जाता है। यदि इसी को आप ऊपर से नीचे रखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा कचड़ा दिखता है देखने में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो, तो एक बार में ही देख के हो जाता है, क्योंकि स्टडी एकदम अच्छी चीज़ है, बार बार बोरिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये आरती का नोट्स है, वो भी स्टूडेंट है, उसने भी बनाया। यहाँ पर आप देखो
यहाँ पर हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसमें क्या क्या थे, कितने चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं पराजित किया, किसको, घनानंद को पराजित किया। तो ये पूरा एक सिनारियो हम लोग इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर नोट्स आप शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से बना रहे हो, देखिए चिन्हों का, कुछ चिन्हों का उपयोग किया गया है, और अक्सर ऐसे शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आप देख के तुरंत समझ जाएंगे, और जो दूसरे उसको देखेंगे ना तो उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा जब तक आप खुद उन्हें ना समझाएं, बट ये आपकी भाषा में लिखी हुई चीज़ आपको तुरंत समझ आ जाती है। इसके बाद ये भी एक है, एक सूर्या जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया, वो भी स्टूडेंट है। उनके बारे में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो नौकरी करते हैं, और उनको मैं कभी भी होमवर्क देता हूँ तो बाकी लोग, लगभग काफ़ी लोग जो नौकरी नहीं भी करते वो भी, और हाउस वाइफ भी बहुत सारी हैं मेरे स्टूडेंट्स। अक्सर हाउस वाइफ इसलिए क्योंकि वो घर से बैठे पढ़ते रहती हैं, उनको पढ़ना होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा होमवर्क कर देते हैं, बहुत सारा काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं। उनको पता है भैया आज हम लोग मेहनत करेंगे, आज हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मेहनत करने का समय है, घर का भी काम उनको करना पड़ता है, कल की डेट में सरकार देगी काम करने के लिए, घर में घर सरकार देगी, गाड़ी सरकार चलाने के लिए ड्राइवर दे देगी, कुक दे देगी खाना बनाने वाला, तो उनको पता है आज मेहनत कर लो, कल मेहनत नहीं है, इसलिए मेहनत करते हैं। तो ये पांडु जी का है, वो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, वो नौकरी करने के बाद आते हैं फिर भी ये बनाते। तो आप लोग अगर नौकरी पेशा हैं या फिर हाउस वाइफ है तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपना समय निकाल सकते हैं, तो ऐसा डरने वरने की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही घर में हाउस वाइफ बैठी रहती हैं, घर का काम करती हैं और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर रही ना, कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई क्यों ही पढ़ रहे हो, इस उम्र में क्या पढ़ना है, ये वो दुनियादारी। तो भैया जब तक उम्र है तब तक एग्जाम दो, मेरा मानना है। यहाँ तक 40 का उम्र है तो 40 तक एग्जाम दो, किसी की बात मत सुनो, सब यहाँ फोकट के लोग बैठे हुए हैं, चारी चुगली करके क्या ही नहीं मिलना इनको, यहाँ की बात वहाँ करते रहते हैं, तो किसी की बात मत सुनो। आप लोगों का सिलेक्शन आपके मेहनत के बेसिस पे होना है, किसी के कहने ना कहने से नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वाली बात जो मैंने कहा रखा था, शब्दकोश और रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। रिमाइंडर मतलब बार बार जो चीज़ अच्छे से आपको याद करा दे उसको। शब्दकोश को मैंने आपको बता रखा है कि ऐसी चीज़, इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं कुछ, मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं जिनके 150 से 200 शब्द होते हैं। हिंदी राइटिंग, जब भी आंसर राइटिंग में बच्चे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि शब्द कहाँ से लाएंगे, हमारी तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, ये होती वो होती है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सिलेबस में गिन के 200 से 250 मैक्सिमम शब्द हैं जिसमें आपकी गलतियाँ होती होंगी या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बस ये 200-250 शब्द को आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, बार बार लिख के वो शब्दकोश में आपको लिखना है। और दूसरी चीज़ जो आती है आपकी रिमाइंडर वाली, कि ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, बार बार हम लोग सॉल्व करते रहते हैं टेस्ट सीरीज, और हमको पता चल जाता है कि भैया यही पॉइंट हमारा वीक है, यहाँ से हम गलती कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट में हम गलती नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रिमाइंडर नोट्स में लिखते हैं। और वो भी शॉर्ट नोट्स ही होता है, बट उसमें सिर्फ क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हम लोग भूल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाली कल की वीडियो में हम लोग कई चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे कि नोट्स पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से याद करना है, रिवीजन कैसे करना है, या फिर अगला जो मेन वीडियो मेरी आने वाली है वही कि किस प्रकार से आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ नोट्स वगैरह में डालते रहता हूँ।